हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आरएस मेंस 2023 की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस लाइव क्लास में हम बात करेंगे आरएस मेंस में जो फोर्थ पेपर है आपका लैंग्वेजेस वाला, हिंदी और इंग्लिश, उसमें जो जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पार्ट है उस पर हमें बात करनी है आज। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फोर्थ पेपर है इसमें मतलब 200 मार्क्स का है ये फोर्थ पेपर। इसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 80 मार्क्स की है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, है ना। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश लैंग्वेज। एस्पिरेंट के फाइनल सिलेक्शन में इस फोर्थ पेपर का क्या रोल है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, और उसमें से भी इंग्लिश का क्या रोल है ना, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ना वो अक्सर जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो बहुत ज़्यादा गुंजाइश छोड़ देता है। यानी जितने मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किए जा सकते हैं, है ना, उससे बहुत कम मार्क्स में जो है ना हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम उस पर उतनी तवज्जो नहीं देते, उतना ध्यान नहीं देते, उसको उस तरीके से जो है ना प्रिपेयर नहीं करते जिस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। इस कारण से इंग्लिश में जो है वो जितने मार्क्स एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके लाए जा सकते हैं उतने आमतौर पर हम ला नहीं पाते, है ना। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से इंग्लिश को जो है वो प्रिपेयर किया जाए कि मतलब हमें लॉस ना हो इंग्लिश की वजह से कोई, और इंग्लिश का हमारे सिलेक्शन में, हमारे फाइनल सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल हो, है ना। क्योंकि फोर्थ पेपर क्या रोल प्ले करता है, जैसे मैंने अभी कहा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। तो एक बार पहले हम इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 80 मार्क्स की इंग्लिश आती है। इसको सिलेबस को, इंग्लिश के सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए 20 मार्क्स का है, पार्ट बी और पार्ट सी दोनों 30-30 मार्क्स के हैं। तो 20-30-30 इस तरह से टोटल 80 मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले एक बार पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए जो है ग्रामर एंड यूसेज। इसमें आप देखेंगे जो टॉपिक्स हैं, ग्रामर एंड यूसेज, ग्रामर के टॉपिक्स हैं एक तो कौन कौन से। अब इससे पहले देखो, इसमें जो ग्रामर वाले टॉपिक्स हैं ना, इसमें 10 सेंटेंसेस दिए जाएंगे करेक्शन के। मतलब इसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल नहीं पूछा जाता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो नहीं पूछा जाता है, एक तरह से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 10 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उन 10 सेंटेंसेस में हर एक सेंटेंस में कोई एक मिस्टेक होगी, कोई ग्रामेटिकल एरर होगा। आपको उस एरर को आइडेंटिफाई करके, उस गलती को, उस मिस्टेक को करेक्ट करके, सुधार के सेंटेंस को दोबारा लिखना है, रीराइट करना है ना। ऐसे 10 सेंटेंस आएंगे। और टॉपिक्स कौन कौन से हैं देखो, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। वो टेंस में ही आता है तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, टेंस हमारा टॉपिक है। मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो, यहाँ तक जो ये टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके नाम हमने बहुत अच्छे से पहले सुन रखे हैं, है ना। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम मतलब स्टार्टिंग से, स्कूल टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स वगैरह, है ना। ये चीज़ें हम फेमिलियर हैं इन चीज़ों से कुछ हद तक। इसके बाद में कुछ टॉपिक्स हैं जो वोकैबुलरी के टॉपिक्स हैं। वोकैबुलरी जैसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, है ना, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द और विलोम शब्द जिन्हें हम कहते हैं, ये वोकैबुलरी हो जाती है। भाई देखो, ग्रामर और वोकैबुलरी, है ना, ये दो चीज़ें जो है ना इंग्लिश में अगर आपकी अच्छी हैं, आपका ग्रामर पर अच्छा ग्रिप है और आपकी वोकैबुलरी भी ठीक ठाक है, तो आपको लिखने में कोई तकलीफ नहीं आती। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वोकैबुलरी का है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके अलावा ये 3 टॉपिक्स जो आगे हैं पार्ट ए में, ये भी वोकैबुलरी के ही टॉपिक्स हैं, है ना। फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, मुहावरे जो इंग्लिश में होते हैं, इडियम्स, इडियमेटिक एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं इंग्लिश में। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स जो होती हैं, क्रिया, है ना। वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन या कोई एडवर्ब यूज करके एक फ्रेजल वर्ब जो है वो बनती है, जिसको हम एक मुहावरे की तरह ही यूज करते हैं, है ना। जैसे लुक फॉर, LOO के लुक मतलब देखना, लेकिन लुक के साथ जब फॉर आ जाता है, लुक फॉर, तो उसका मतलब होता है किसी चीज को तलाश करना या ढूंढना। तो लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है।
है ना, लुक फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब। तो इस तरह की इंग्लिश में बहुत सारी हजारों फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना। तो उसमें जो कॉमन यूज की फ्रेजल वर्ब्स हैं और जो कॉमन यूज के इडियम्स हैं, कॉमन यूज का मतलब कि आमतौर पर जो हमें पढ़ने को मिलते हैं, अगर हम किताबें पढ़ते हैं इंग्लिश की, अगर हम इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं बोलचाल की भाषा में, है ना, जो इडियम्स और जो फ्रेजल वर्ब्स वगैरह यूज होती हैं, है ना, वो होती हैं कॉमन यूज की फ्रेजल वर्ब्स और कॉमन यूज के इडियम्स। तो उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है आपसे, है ना। तो ये भी वोकैबुलरी का ही पार्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हिंदी में कहते हैं कि इसको एक वर्ड में क्या कहते हैं, है ना। फिर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में हैं। इंग्लिश में क्या, दुनिया की हर भाषा में ऐसे शब्द होते हैं, हिंदी में भी हैं, है ना, जो मिलते जुलते होते हैं, जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन या जिनकी स्पेलिंग मिलती जुलती होती है, लेकिन होते वो दो अलग वर्ड्स हैं, है ना। तो हम कभी कभी दोनों में अंतर नहीं जानते, या हमें पता नहीं होता कि इसमें कौन सा वर्ड किस मीनिंग के लिए यूज करना है ना। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, आपको दो ऑप्शन दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि यहाँ इस सेंटेंस में इनमें से कौन सा वर्ड यूज होगा, ठीक है ना। तो ये वोकैबुलरी के 4 टॉपिक्स हो गए। देखो आपके पार्ट ए को यूं अगर देखें तो ये 20 मार्क्स का है ना, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो आपका इंग्लिश में स्कोर क्या होगा, आपको टोटल कितने नंबर्स, कितने मार्क्स इंग्लिश में मिलने वाले हैं, है ना, वो तय करता है पार्ट ए। आपका ग्रामर अच्छा है, आपको टेंस बहुत अच्छे से आते हैं, आपको प्रेपोजिशंस का नॉलेज है, आपको पता है एक्टिव वॉइस कहाँ यूज़ करना है, पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ करना है, आपको आर्टिकल्स जो हैं अ, एन और द ये ठीक से यूज़ करना आते हैं। तो इसका मतलब जब आप लिखोगे ना पार्ट बी और पार्ट सी में, जो वो राइटिंग वाला पार्ट है, उसमें आप गलतियाँ नहीं करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे तो नंबर मिलेंगे, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 20 नंबर नहीं है सिर्फ, है ना। ये जो पार्ट ए है इसका महत्व केवल इतना नहीं है कि इसमें से हमें 20 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तरह से सारा जो दारोमदार है वो इंग्लिश का इस पर है, यानी इस पर टिकी हुई आपकी इंग्लिश, है ना। तो पार्ट ए को जो है वो हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे से सीरियसली इंटरेस्ट लेते हुए और गंभीरता के साथ इसको पढ़ना है, पार्ट ए वाले टॉपिक्स को, ठीक है। चलिए अब पार्ट बी पे नजर डालें हैं। पार्ट बी, तो पार्ट बी कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग, 30 मार्क्स के प्रश्न जो है पार्ट बी में से बनेंगे। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना, मतलब पढ़कर समझना, है ना। आपको इंग्लिश पढ़कर कितनी समझ में आती है, इंग्लिश में कुछ लिखा है आप उसको रीड करके पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं, ये होता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब आप जानते हैं, अनुवाद। प्रेसी राइटिंग क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। प्रेसी राइटिंग मतलब समराइज करना, संक्षेपण जिसको हिंदी में कहते हैं। एक पैराग्राफ को जो है वो कम शब्दों में अपने शब्दों में बदलकर और उसको लिखना, तो वो प्रेसी राइटिंग होती है ना। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन में तो क्या होता है कि पैसेज आता है, उस पैसेज को रीड करके उस पैसेज में से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है। जैसे स्कूल के एग्जाम्स में अनसीन पैसेज आया करता है, उसी तरह से एक अनसीन पैसेज आएगा जिसको पढ़ के हम उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका हम आंसर देंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और ये पैसेज जो है लगभग 250 वर्ड्स का होगा। पैसेज जो है वो 250 शब्दों के आसपास का होगा, और उस पैसेज में से प्रश्न बनेंगे 5। कितने हैं? 5, है ना। तो ये मतलब 10 नंबर का आपका पैसेज होगा, 10 मार्क्स का। 5 सवाल जो बनेंगे, एक एक सवाल के 2 नंबर मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, तो पैसेज वाला पार्ट आपके 10 अंकों का है, ठीक है। फिर इसके बाद में ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी के 5 वाक्य दिए जाएंगे और आपको उन 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में अनुवाद करके लिखना होगा। हिंदी के 5 सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होगा, ठीक है। और वो सेंटेंसेस जो मतलब हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है ना, जिस तरह से हम आपस में हिंदी में बात करते हैं, है ना, उस तरह के सेंटेंस होंगे कि भाई आप इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे इस बात को, ठीक है। और फिर प्रेसी
प्रेसी राइटिंग में क्या करना होता है कि एक पैसेज को जैसे समरी बनाते हैं ना, समरी एक वर्ड है इंग्लिश में, समरी करना है ना। तो जब आप किसी चीज़ की समरी बनाते हो तो प्रेसी जो है वो एक किस्म की समरी होती है, लेकिन प्रेसी में क्या करना होता है कि जो समरी है ना, वो 1/3 होती है, 1/3। मतलब जो आपको पैसेज दिया गया है, जैसे इसमें लिखा है कि अ शॉर्ट पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 वर्ड्स, लगभग 150 से 200 शब्दों के बीच का एक पैसेज आपको दिया जाएगा, है ना। तो अगर पैसेज मान लीजिए 150 वर्ड्स का है, मान लीजिए, है ना, तो सपोज कर रहे हैं, तो उसका जो प्रेसी बनेगा वो 50 वर्ड्स के आसपास का होना चाहिए, 1/3, 1/3। जो ओरिजिनल पैसेज है उसका 1/3 जो है वो प्रेसी होता है। तो उसमें मतलब जो अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं, आप उस पैसेज को पहले पढ़िएगा, उसमें जितनी अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं या दोहराई गई बातें हैं, है ना, उनको आप हटा करके जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो काम की बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसको लगता है कि भाई ये पैराग्राफ या ये पैसेज जो है वो इसी चीज़ के ऊपर लिखा गया है, उन बातों को लेते हुए आप उन्हें अपने वर्ड्स में बदल कर, देखो राइटर के वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। राइटर ने जो पैराग्राफ या जो पैसेज लिखा है वो उसने खुद के शब्दों में अपने तरीके से लिखा है, आपको उसे अपने खुद के वर्ड्स में बदल कर उसका प्रेसी बनाना है और उसको छोटा भी करना है, 1/3। ठीक है, इसको प्रेसी राइटिंग कहते हैं। तो ये 10 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स जो है ट्रांसलेशन के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें 5 सेंटेंस आएंगे और हर एक सेंटेंस के लिए 2 मार्क्स। 5 सेंटेंस हिंदी के, प्रत्येक सेंटेंस जो है उसको आप ट्रांसलेट करोगे तो यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर ईच सेंटेंस। ठीक है, और ये जो है कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 10 मार्क्स का है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 30 मार्क्स होते हैं। क्या होता है? 30 मार्क्स। इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है सिलेबस का, पार्ट सी, इसमें है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन आता है इसमें। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अपने खुद के शब्दों में एक्सप्रेस करना, कहना। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर आपके खुद के जो थॉट्स हैं, आपके खुद के जो विचार हैं, उन विचारों को आप अपने खुद के वर्ड्स में कैसे कहते हो, वो होता है कॉम्पोजिशन, है ना। तो आप पैराग्राफ लिखते हो, लेटर लिखते हो, निबंध लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ये सब कॉम्पोजिशन में आते हैं, है ना। तो अपने आरएस मेंस में ऐसे राइटिंग तो नहीं है, निबंध लेखन तो नहीं है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग है। समझते हैं ना? पैराग्राफ मतलब एक निबंध जो होता है, एक ऐसे जो होता है, उसमें कई पैराग्राफ होते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, है ना। उससे भी बड़े बड़े ऐसेज जो हैं होते हैं। लेकिन एक पैराग्राफ का मतलब एक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ में पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। जब आप एक पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ में पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग पहला जो है वो है पैराग्राफ राइटिंग। एनी वन पैराग्राफ आउट ऑफ 3 गिवन टॉपिक्स अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स। 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, है ना, चॉइस दी जाएगी। उन 3 टॉपिक्स में से जो टॉपिक आपको लगे कि भाई हाँ इस टॉपिक पर मैं लिख लूंगा, है ना, इस टॉपिक पर मुझे जानकारी है ना, और मेरे पास फैक्ट्स भी हैं, और मैं इस टॉपिक पर 200 शब्दों में पैराग्राफ लिख लूंगा, आप उस टॉपिक को चूज करके उस पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के लिए आपको मिलेंगे 10 अंक, 10 मार्क्स। फिर एलैबोरेशन ऑफ अ गिवन थीम, थीम को एलैबोरेट करना, ये भी एक किस्म का पैराग्राफ ही है। इसमें भी एक मतलब यूं समझिए कि 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक, एक थीम दी जाएगी, उसका विस्तार करके लगभग 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हमें लिखना है। तो ये भी एक पैराग्राफ ही समझो। तो एक तरह से देखा जाए तो पार्ट सी जो है, इसमें हमें एक नहीं बल्कि 2 पैराग्राफ्स लिखना है। एक तो थीम एलैबोरेशन, है ना, दी गई थीम का विस्तार करके और उसको बढ़ा करके और 150 वर्ड्स तक उसको लिखना है हमें। ठीक है, और पैराग्राफ जो आता है वो पैराग्राफ राइटिंग के नाम से 200 वर्ड्स तक का। अब बराबर 200 और बराबर 150 वर्ड्स ही होंगे ये तो नहीं हो पाएगा, थोड़े बहुत वर्ड्स कम या थोड़े बहुत वर्ड्स ज़्यादा हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब लगभग, हाँ, लगभग 200 शब्द। और इसमें जो तीसरा पार्ट है वो है आपका लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। लेटर या रिपोर्ट मतलब कि 2 प्रश्न आएंगे, चॉइस होगी, है ना, एक लेटर का और एक रिपोर्ट का। आपको जो उसमें से ठीक लगे कि भाई मैं लेटर ज़्यादा अच्छा लिख पाऊंगा या मैं ये वाली जो रिपोर्ट है ये ज़्यादा अच्छे से लिख पाऊंगा, तो आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके और उसे
लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 10 मार्क्स और ये भी 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स का पैराग्राफ, 10 मार्क्स का थीम एलैबोरेशन और 10 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग, 30 मार्क्स हो गए ये, है ना। तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होता है ना, 20 30 30, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसमें जो है ना तैयारी कैसे की जाए, प्रिपेयर कैसे किया जाए। अब क्या ना, इंग्लिश के साथ समस्या ये है कि एक तो इंग्लिश आपके आरएस प्री में नहीं होती है, तो जो सब्जेक्ट्स प्री में होते हैं उन्हें हम एक बार पहले अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, हमने प्री जो है प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होता है, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ यार ये तो मैंने प्री के लिए पढ़ा था, है ना। अब थोड़ा सा इसको और मेंस के हिसाब से जो है ना थोड़ा ज़्यादा गहराई से डेप्थ में जाकर के और इसको देखने की ज़रूरत है ना। अब इंग्लिश जो है वो प्री में जो है वो नहीं है, तो ज़्यादातर जो आरएस के एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश को लेकर के चिंता तब करते हैं या इंग्लिश को लेकर के सीरियस तब होते हैं जब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि इस बार मैं मेंस की परीक्षा लिखूंगा। फाइनली अब मेरा प्री में मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, अब मैं 2 ढाई 3 महीने के बाद जो मेंस की परीक्षा होने वाली है उसमें मैं अपियर होने वाला हूँ, तो अब मुझे इंग्लिश प्रिपेयर करनी है ना। तो दिक्कत यहाँ होती है, एक तो देखो इंग्लिश जो है ना वो लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है, हाँ भाषा है। तो भाषा और विषय दोनों में बड़ा अंतर होता है ना। एक सब्जेक्ट आप एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, 2 ढाई 3 महीने पढ़ करके आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज जो है उसकी अप्रोच बनते बनते बनती है ना। अब अगर किसी की इंग्लिश में पढ़ने लिखने बोलने और इंग्लिश को यूज करने की आदत है, किसी को होता ना मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, जैसा अभी मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं सर इंग्लिश में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो, है ना। अगर आप इंग्लिश पढ़ते रहे हो, इंग्लिश में आपको पढ़ने लिखने समझने में दिक्कत नहीं आती तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर इंग्लिश जो है वो हमें कम समझ में आती है ना, जो लिखा होता है उसको पढ़कर उसका मतलब नहीं निकाल पाते, अपनी बात को इंग्लिश में कहने की कोशिश करें तो उसको कह नहीं पाते, है ना। तो अब देखो, अब ये क्या है कि ये लैंग्वेज यूज़ करने के लिए होती है, बोलने लिखने पढ़ने कम्युनिकेट करने के लिए होती है। तो आपने अगर इंग्लिश को यूज़ करने की हैबिट नहीं डाल रखी है तो आपको वो हैबिट पहले डालनी पड़ेगी, है ना। उसको इंग्लिश को थोड़ा सा अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। लैंग्वेज को ठीक तरीके से आप अगर उसको पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपको रिजल्ट नज़र आएगा, आपको दिखेगा कि हाँ इंग्लिश में मुझे फ़ायदा हो रहा है ना। उसको सिर्फ मतलब सब्जेक्ट की तरह एग्ज़ाम में नंबर लाने के पर्पज़ से पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी बड़ी। तो थोड़ा सा मतलब अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो तरीका है इंग्लिश को लेकर के, बस उसे बदलने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर के सीरियस होना, थोड़ा सा मतलब एक इंटरेस्ट जो है ना उसके लिए जो है वो अपने अंदर डेवलप करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्योंकि इसमें 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट बी और पार्ट सी पर बेस्ड हैं, है ना, जिसमें रीडिंग और राइटिंग 2 चीज़ें आती हैं। ग्रामर पर सीधे सवाल 80 नंबर के नहीं है, ग्रामर के तो 10 सवाल बनेंगे 10 नंबर के, एरर के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अपने ग्रामर और वोकैबुलरी का जो नॉलेज है उसको यूज़ करोगे। एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली उसमें ग्रामर और वोकैबुलरी ही काम आएगी आपको पार्ट बी और पार्ट सी में। तो जो ग्रामर का नॉलेज आपके पास है और जो वोकैबुलरी इंग्लिश की आपने सीखी है उसको आप पार्ट बी और पार्ट सी में यूज़ करेंगे। जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ किससे बनता है? सेंटेंसेस से। सेंटेंस लिखोगे, वाक्य लिखोगे, सेंटेंस जब बनेगा तो वो सेंटेंस किसी ना किसी टेंस का सेंटेंस होगा, उसमें आपने वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ करी होगी, उसमें आपने कोई आर्टिकल यूज़ किया होगा, उसमें आपने कोई प्रपोजिशन यूज़ किया होगा। वो सेंटेंस या तो एक्टिव वॉइस का होगा या पैसिव वॉइस का होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ रखी होंगी, टेंस, पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, है ना, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, है ना। तो अगर आपने ये चीज़ें पहले पढ़ रखी होंगी तो पैराग्राफ में आप इससे जुड़ी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो नहीं करेंगे। और जब आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, एक बार मैं आपको क्वेश्चंस जो है ना किस तरह से रखे जाते हैं एग्जाम में वो एक बार बता देता हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, पार्ट ए में जो ग्रामर वाले प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। ग्रामर वाले पार्ट ए में से जो सवाल हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं।
लिखा है आइडेंटिफाई द एरर और एरर्स इफ एनी एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंस दे रखे हैं, अब एग्जाम में जब आएगा तो 10 सेंटेंस दे रखे होंगे, कितने 10, ठीक है। यहां पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है तो 2-3 सेंटेंस हैं ये। तो देखो, प्लीज गिव मी एन आइस, सेंटेंस है प्लीज गिव मी एन आइस। हिंदी में इसका मतलब है मुझे एक बर्फ दीजिए, एन आइस। एन मीन्स 1, एन का मतलब क्या होता है, एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, एक की संख्या बताता है। 1 इसका मतलब होता है 1 से, है ना। अब इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है क्या, इसमें देखा लिखा है इफ एनी। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, आइडेंटिफाई द एरर और एरर्स। इसका मतलब कि दिए गए सेंटेंसेस में एक या एक से ज्यादा एरर्स हो सकते हैं। एरर माने गलती, त्रुटि, मिस्टेक, ठीक है। और यह भी हो सकता है कि सेंटेंस में एरर ना हो, है ना। लिखा है इफ एनी, यदि कोई हो तो। इसका मतलब कि जो सेंटेंस है वो पहले से सही हो सकता है, करेक्ट हो सकता है कि उसमें कोई मिस्टेक हो ही नहीं। तो अगर आपको पूरी तरह से विश्वास है कि जो ये सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है और इसमें कोई गलती नहीं है ना, तो इसका मतलब आप उसको वापस वैसा का वैसा रीराइट करके आएंगे। लेकिन आपको अगर उसमें कोई एरर नजर आए, मिस्टेक दिखे, तो उस मिस्टेक को सुधार कर, करेक्ट करके फिर उस सेंटेंस को आपको रीराइट करना है ना। अब देखो इस सेंटेंस में एरर क्या है, एन आइस। अब हिंदी में भी अगर हम कहें इसको कि मुझे एक बर्फ दीजिए, ऐसा बोलते हो क्या हिंदी में, कृपया मुझे एक बर्फ दो, मुझे एक बर्फ का टुकड़ा दो, ये बोलते हो। देखो आइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। पानी को जमाते हो, है ना, तो फ्रीज करते हो तो बर्फ जमती है। तो बर्फ जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसको काउंट नहीं कर सकते। तो आइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। आइस की संख्या नहीं हो सकती, है ना। तो एन आइस नहीं हो सकता। आप किसी से थोड़ी बर्फ मांग सकते हो, मुझे थोड़ी सी बर्फ दे दो, ये हो सकता है, या मुझे एक बर्फ का टुकड़ा दे दो। अच्छा एक और बात, सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है अगर, तो उस सेंटेंस को करेक्ट करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, है ना। अब जैसे इस सेंटेंस को अगर मुझे करेक्ट करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, प्लीज गिव मी सम आइस, प्लीज गिव मी। कुल मिलाकर ये एन नहीं आएगा, गलती कहां है, एन में। एन का मतलब है एक, और आइस के लिए हम एक की संख्या का यूज नहीं कर सकते, एन को हटाना है। तो एन की जगह आप सम यूज कर सकते हैं। सम का मतलब होता है थोड़ा, कुछ, मुझे थोड़ी सी बर्फ दीजिए, प्लीज गिव मी सम आइस, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर आपको बर्फ का एक टुकड़ा चाहिए तो आप कह सकते हो, जब आप बर्फ जमाते हो ना तो वो क्यूब्स में जमती है, क्यूब्स के फॉर्म में, तो आप कह सकते हैं प्लीज गिव मी अ क्यूब ऑफ आइस। ये भी कह सकते हैं प्लीज गिव मी एन आइस क्यूब, प्लीज गिव मी एन आइस क्यूब, या प्लीज गिव मी अ क्यूब ऑफ आइस। है ना। तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं। कभी कभी कुछ सेंटेंस जो है वो ऐसे होंगे कि उसको 2 से ज्यादा 3 तरीकों से करेक्ट किया जा सकता है। तो आपने रीराइट करके सही वाला सेंटेंस लिखना है। अगर किसी सेंटेंस को सुधारने के 2-3 तरीके हैं तो दोनों तीनों में से जो भी लिख के आओगे आपको उसके नंबर मिलेंगे, है ना। लैंग्वेज है इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा है, और लैंग्वेज में एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। अगर खाली जगह वाले सवाल भी आते हैं ना तो उसमें ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं कि एक ब्लैंक स्पेस में एक से ज्यादा ऑप्शन भरे जा सकते हैं, है ना। वो तो 4 ऑप्शन किसी एग्जाम में अगर दिए जाते हैं तो उसमें 3 गलत होते हैं, एक सही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई और, मतलब 5वां ऑप्शन इसमें यूज नहीं हो सकता। लैंग्वेज में एक प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं। तो आपने अगर जो आंसर लिखा है वो सही है तो आपको उसके लिए नंबर मिलेंगे, बिल्कुल, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अगला, वुड यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी एनी मनी, वुड यू बी काइंड इनफ, रिक्वेस्ट है ये, क्या है, रिक्वेस्ट। आप सामने वाले से निवेदन कर रहे हैं,
और उससे कुछ पैसे उधार मांग रहे हैं। लेंड मीन्स उधार देना, क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे उधार देंगे, ये कह रहा है सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क एंड में आ रहा है, देखो, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब इस तरह से रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है ना, तो उसमें एनी का नहीं सम का यूज करते हैं। किसका? सम का। जो एनी लिखा है ये गलत है, एनी की जगह सम आएगा और सही सेंटेंस होगा वुड यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी सम मनी। इस तरह से हम पूरे सेंटेंस को फिर से दोबारा लिखेंगे। अब जो एरर वाला क्वेश्चन है बहुत आसान हो, अब 10 सेंटेंस हैं तो 10 के 10 जो है ना बहुत आसान नहीं होंगे, 10 के 10 बहुत मुश्किल नहीं होंगे। उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, इसमें तो सामने मिस्टेक दिख रही है, मुझे पढ़ा है मैंने तो ये मुझे मालूम है कि इसमें ये एरर है। और कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करेंगे, अरे यार इसमें क्या एरर है, समझ में नहीं आ रहा। 2 बार 3 बार पढ़ोगे फिर समझ में आएगा, वो भी जब आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी होंगी, तब प्रैक्टिस कर रखी होगी तो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आपके ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे। वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है आपका, इस सिर्फ मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख रहा हूं कि सवाल किस तरह से आएगा पेपर में। वोकैबुलरी वाला जो आपका पार्ट है उसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएंगे। The opposite of the word descendant is successor or ancestor. एक वर्ड है descendant जिसका मतलब होता है वंशज। हाँ, वंशज। आपके बाद में आने वाली आपकी जो मतलब जनरेशंस हैं, आपके जो वंश में जो आगे लोग जन्म लेंगे, आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे, आपके वंशज, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडेंट्स। तो डिसेंडेंट का ऑपोजिट इनमें से कौन सा है? 2 वर्ड्स दे रखे हैं, सक्सेसर या एंसेस्टर। सक्सेसर या एंसेस्टर। एंसेस्टर कहते हैं पूर्वज को, किसे? पूर्वज को। और डिसेंडेंट का मतलब है वंशज। तो हिंदी में वंशज का विलोम शब्द होता है पूर्वज, तो उसका ऑपोजिट पूछ रहा है, डिसेंडेंट का ऑपोजिट बताओ। 2 ऑप्शंस दिए हैं, है ना, एंसेस्टर। सक्सेसर नहीं। सक्सेसर का मतलब कि जो आपके बाद आता है, यानी आप जब कोई पद छोड़ देते हो, है ना, तो जैसे कोई किंग है, राजा है, तो उस राजा के मरने के बाद जो राजा बनता है ना, चाहे वो उसका बेटा हो या कोई और हो, तो वो उसका सक्सेसर है ना। तो सक्सेसर इज अ डिफरेंट वर्ड। हमें डिसेंडेंट का ऑपोजिट बताना है जो है एंसेस्टर, वंशज, पूर्वज। The word eager is similar in meaning to keen or indifferent. Synonyms, antonyms, समानार्थक शब्द और विलोम शब्द, ये वोकैबुलरी का एक टॉपिक है ना, तो ये उस पर सवाल आए हैं ये दोनों, है ना। तो ईगर वर्ड जो है वो इनमें से किस वर्ड का सिनोनिम है, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है इन दोनों में से जिसका मीनिंग ईगर से सिमिलर है, ईगर के जैसा है? कीन या इंडिफरेंट? इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, है ना। दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए श्योर होने के लिए। तो अगर आप इंडिफरेंट हैं तो आप न्यूट्रल हैं, आप उदासीन हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। होता ना कि कभी कभी किसी चीज से हम प्रभावित नहीं होते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस चीज का आगे क्या होने वाला है, तो हम उदासीन हैं, हम इंडिफरेंट हैं। तो इंडिफरेंट का एक अलग मतलब है ना। ईगर का मतलब है उत्सुक, आप किसी काम को करने के लिए उत्सुक हैं, है ना, तो आप ईगर हैं, है ना। ईगर का सिनोनिम है कीन, कीन, कीन। उत्सुक। तो इस तरह से वोकैबुलरी का सवाल जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का प्रश्न है वो पेपर में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। Mohan is an adept or adept mechanic.
ये वो कंफ्यूजेबल वर्ड्स, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, दो ऐसे वर्ड्स जो मिलते जुलते हों, जिनकी स्पेलिंग, जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता हो, वो कहलाते हैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देखो ये है सेंटेंस, इस सेंटेंस में इन दोनों में से कौन सा वर्ड यूज होगा। मोहन इज एन अडेप्ट मैकेनिक। मोहन एक मैकेनिक है। कैसा मैकेनिक है? अडेप्ट, अडेप्ट, ADAPT, ADEPT, दो वर्ड्स हैं, एक में ए और एक में ई, है ना। अडेप्ट, ADEPT एक एडजेक्टिव है और अडेप्ट एक वर्ब है। ADAPT, अडेप्ट का मतलब होता है खुद को ढाल लेना। अगर आप खुद को परिस्थिति में ढाल लेते हो, बदल लेते हो, अनुकूल बना देते हो परिस्थिति के, तो उसको कहते हैं अडेप्ट करना, अडेप्टेशन, अनुकूलन, है ना। और ये जो है ना ADEPT, अडेप्ट, इसका मतलब होता है कुशल। आप अपने काम में कुशल हैं, निपुण हैं। हाँ, तो मोहन एक मैकेनिक है पेशे से और अपने मैकेनिक के काम में वो कुशल है ना, निपुण है, कुशल है, वो एक कुशल मैकेनिक है। ADEPT, मोहन इज एन अडेप्ट मैकेनिक। ADEPT वाला अडेप्ट जो है ये आएगा। फिर इसके बाद में अगला सवाल इडियम्स, अगले दो क्वेश्चन इडियम्स के हैं, मुहावरों के। दो मुहावरे दे रखे हैं। टू कीप वंस पाउडर ड्राई मीन्स टू सेव मनी और टू बी रेडी टू एक्ट। एक मुहावरा है टू कीप वंस पाउडर ड्राई। अब मुहावरे ऐसे ही होते हैं, देखो, हाँ, हिंदी में भी जो मुहावरे होते हैं उनका मतलब, उनका जो रियल मीनिंग होता है वो शब्दों से पता नहीं चलता। वर्ड्स कुछ और कहते हैं और उसका जो रियल मीनिंग है वो कुछ और होता है, उसी को मुहावरा कहते हैं। कि वर्ड्स के मीनिंग से जिस फ्रेज का मतलब डिफरेंट हो वो इडियम कहलाता है ना। तो कीप वंस पाउडर ड्राई, कीप योर पाउडर ड्राई, पाउडर को ड्राई रखना, पाउडर को सूखा रखना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? पैसे बचाना या कोई भी काम करने के लिए तैयार रहना, ये पूछ रहा है। देखो, ये चीजें ऐसी हैं कि अगर नहीं पढ़ रखी हैं, है ना, नहीं इन चीजों से हमारा कभी वास्ता पड़ा है, नहीं कभी हमने इन चीजों में रुचि ली है, तब तो ये सर का बहुत बड़ा दर्द है। देखते ही जो है ना वो फिर एकदम मूड खराब हो जाता है कि छोड़ यार, कहाँ से आ गया, कभी पढ़ाई नहीं मैंने, है ना। तो अगर ऐसा एटीट्यूड है इंग्लिश को लेकर के, है ना, तो फिर ये आगे दिक्कत पैदा करता है। लेकिन हाँ, हम जब कोई नई चीज़ देखते हैं और मन में ये इच्छा आती है कि यार ये इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह से मुझे हिंदी संस्कृत आती है उस तरह से अंग्रेज़ी भी तो एक भाषा है, क्यों ना कोशिश की जाए। ये मुहावरा है तो क्यों ना इसका मतलब जाना जाए, क्यों ना ये पता लगाया जाए कि इसका सेंटेंस में प्रयोग कैसे होता है, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो ये एटीट्यूड जब हम रखते हैं तो हमारी जो लर्निंग है ना, सही मायने में वो शुरू हो जाती है, हम सीखने लगते हैं। और थोड़ा टाइम अगर हम उस रास्ते पर थोड़े दिन चलते हैं तो हमें रिजल्ट दिखने लगता है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। एक बड़ा चेंज हमारे अंदर आता है कि नहीं यार, कर लूँगा अब तो मैं, पहले लग रहा था नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मैंने कोशिश की तो मैं फील कर रहा हूँ कि आई कैन डू इट। तो जब वो फीलिंग आ जाती है ना, आई कैन डू इट, खुद को जब लगने लगे कि हाँ मैं कर लूँगा, है ना, तो इसका मतलब बस आधा काम हमने, आधा रास्ता तय कर लिया। ठीक है, चलिए। तो कीप वंस पाउडर ड्राई का मतलब होता है टू बी रेडी टू एक्ट। अगर आप काम करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, तो यू कीप योर पाउडर ड्राई। चलिए, अकिलीज हील एक और मुहावरा है इंग्लिश का। अकिलीज हील, इसका मतलब क्या होता है? वीक पॉइंट और अ पेनफुल हील। हील मतलब एड़ी, पाँव में जो एड़ी होती है उसको हील कहते हैं। ये अकिलीज हील एक बहुत कॉमन इडियम है और ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कई एग्जाम्स में। ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, लेकिन ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये मुहावरा पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है आपकी कोई कमजोरी, ऐसी कोई कमजोरी जो इंसान के फेलियर का कारण बने, है ना। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो कोई कमजोरी अगर आपको सक्सेस से दूर ले जाए, हाँ, आपके फेल होने की वजह बने, तो वो आपकी अकिलीज हील है, अकिलीज हील। तो इट मीन्स अ वीक पॉइंट।
इसका मतलब आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है, उसको अकीलीज हील नहीं बोलते। अकीलीज हील का मतलब है आपका कोई वीक पॉइंट, आपकी कोई कमजोरी जो आपके फेलियर की वजह बन सकती है ना। जैसे आरएस का एस्पिरेंट कह सकता है कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में बहुत बढ़िया तैयारी है, फोर्थ पेपर में इंग्लिश में मुझे बड़ी दिक्कत है, तो इंग्लिश मेरी कमजोरी है, इंग्लिश इज माय अकीलीज हील, है ना। तो इंग्लिश को अपनी अकीलीज हील नहीं बनाना है, इंग्लिश को अपना अकीलीज हील बनने नहीं देना है, ठीक है, उस पर काम करना है, हाँ, और बहुत अच्छा स्कोर जो है वो इंग्लिश में बनाना है हमको। तो वीक पॉइंट, इस तरह से वोकैबुलरी के सवाल जो है पेपर में आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सवाल भी कुछ इस तरह से आते हैं, ऐसे इसको एक वर्ड में क्या कहते हैं? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर श्योर नहीं है। भाई देखो, एक होता है आस्तिक, आस्था रखने वाला, जिसको पता होता है, जो भगवान में, ईश्वर में बिलीव करता है ना, उसको कहते हैं थीस्ट, थीस्ट, THEIST, थीस्ट माने आस्तिक। एक होता है नास्तिक, जो गॉड में, भगवान में, ईश्वर में बिलीव नहीं करता, उसको कहते हैं एथीस्ट, नास्तिक। एक और होता है जिसको हिंदी में कहते हैं अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी मतलब कि जो नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है या नहीं उसको लेकर के वो श्योर नहीं है, उसका ये मानना होता है कि ईश्वर है कि नहीं ये जाना नहीं जा सकता। तो ऐसा इंसान जो अज्ञेयवादी है उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर श्योर नहीं है वो एग्नोस्टिक होता है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, कानून से भागा हुआ व्यक्ति, कानून से भागा हुआ, जाहिर है अपराधी ही होगा। कानून से, जस्टिस से कौन भागता है? न्याय से कौन भागता है? जिसने कोई अपराध किया हो, उसको सजा हुई हो और वो भाग गया हो, है ना, भगोड़ा, उसको क्या कहते हैं? एक वर्ड में उसको फ्यूजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव, भगोड़ा अपराधी, फ्यूजिटिव, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। तो वर्ड्स तो हैं, जिस तरह से हिंदी में शब्द हैं उस तरह से इंग्लिश में भी हैं, बस पता होना चाहिए कि इंग्लिश में वो वर्ड कौन सा है, ठीक है। चलिए, ये वोकैबुलरी के प्रश्न थे। ये आपका पार्ट ए है। पार्ट ए में क्वेश्चंस ज्यादा हैं, है ना, उन्हें अटेम्प्ट करने में भी बहुत कम टाइम लगता है। पार्ट ए को अटेम्प्ट करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। अच्छी तैयारी करके गया जो एस्पिरेंट है ना, वो फटाफट कुछ ही मिनटों में पार्ट ए के सारे प्रश्न कर लेगा, क्योंकि इसमें जो आंसर है ना वो या तो एक लाइन, एक सेंटेंस लिखना है या एक वर्ड लिखना है ना, तो इसमें समय नहीं लगता है। और पार्ट ए जिसने अच्छे से कर लिया है ना, तो इस बात की तो गारंटी है कि उसके पार्ट बी और पार्ट सी में भी नंबर अच्छे आने वाले हैं। जिसने पार्ट ए में 20 में से, जिसको लगता है कि 16 नंबर तो मेरे कहीं नहीं गए, है ना, 80%, 20 में से 16 कितने होते हैं? 80%। जिसको इतना विश्वास है तो मान के चलिए कि वो पार्ट बी और पार्ट सी में बहुत अच्छा करने वाला है। और जो कॉपी जांचने वाला एवैल्यूएटर है ना, उसको भी ये आप विश्वास दिला रहे हो साथ साथ में कि भी इसने ग्रामर वाले सवाल सारे सही किए हैं, या ग्रामर के ज्यादातर सवाल इसने सही किए हैं, है ना, तो इसका मतलब कि इसने आगे भी अच्छा किया होगा, है ना। तो आपका एक इंप्रेशन जो है उसकी नजरों में बन जाएगा। आपने अपना एक इंप्रेशन उसकी नजरों में बना लिया होगा। चलिए, तो अब जो ये पार्ट बी है ना, ये पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, प्रेसी राइटिंग हो गया, ये सवाल करने के लिए आपकी मदद केवल ग्रामर की किताबें नहीं करेंगी। पार्ट ए में तो चलो आप कह सकते हो कि ग्रामर की कोई बढ़िया सी किताब लेकर के मैंने 2-2.5 महीने, 1.5 महीना, 2 महीना उसको अच्छे से स्टडी किया तो मुझे बहुत अच्छी मदद मिल गई और पार्ट ए के क्वेश्चंस मैंने कर लिए अच्छे से। लेकिन पार्ट बी और पार्ट सी की जब बात आती है ना, तो इसमें आपने पिछले 1.5 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीनों में क्या किया है, उससे ज़्यादा ये चीज़ काम आएगी कि आपने अब तक
इतने सालों आप मतलब बड़े होकर के, इतने बड़े होकर के यहाँ तक पहुंचे हैं कि आप मेंस के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो इतने सालों तक आपने इंग्लिश के साथ क्या किया है? ठीक है ना। अगर इंग्लिश से दूरी बनाए रखी है, इंग्लिश को मतलब अवॉइड करते रहे हैं, कतराते रहे हैं, समझ में नहीं आती ये कहकर इंग्लिश को हमेशा जो है हमने अवॉइड करते रहे हैं, तो हमें दिखेगा यहाँ पर कि बिल्कुल दिक्कत आ रही है। लेकिन देखो, घबराने वाली बात नहीं है ना। प्रयास करें अगर तो कुछ भी असंभव नहीं है। कोशिश करें, हाँ, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंटरेस्ट के साथ कोशिश करें, रुचि रखते हुए उसको पढ़ें, तो बहुत जल्दी जो है हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं, है ना। इसमें दोस्तों आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो काम आती है। पार्ट बी और पार्ट सी में आपकी अंग्रेजी को पढ़ने की जो आदत है, पढ़ने की आदत है कि नहीं, ये सवाल जो है वो पूछा जाएगा। कि आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन हम पूछेंगे आपसे कि आप पढ़ने की आदत रखते हो या नहीं, इंग्लिश को पढ़ते हो या नहीं, अंग्रेजी की कोई किताब पढ़ते हो, नोट्स आपके इंग्लिश में हैं आप उन्हें पढ़ते हो, आप अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हो ना, जनरल स्टडीज, है ना, तो उसमें भी कभी आप इंग्लिश की किताबों का रेफरेंस लेते हो क्या, है ना। अगर लेते हो, अंग्रेजी की किताबों में से कुछ पढ़ते हो, तो ये हम फिर कह सकते हैं कि हाँ भाई इंग्लिश पढ़ने की मेरी आदत है। कहीं से भी पढ़ो, सब्जेक्ट की किताब हो, है ना, कोई कहानियों की किताब हो, कोई नॉवल उपन्यास हो, या अंग्रेजी का अखबार हो, है ना, आपकी अगर इंग्लिश को पढ़ने की आदत है तो पार्ट बी और पार्ट सी में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। पार्ट बी और पार्ट सी में दिक्कत उन्हीं लोगों को आती है जिन्होंने इंग्लिश से दूरी बनाए रखी है। दूरी बनाए रखी है का मतलब ये नहीं कि जिनके पास इंग्लिश की कोई गाइड नहीं है, सबके पास है। इंग्लिश ग्रामर की गाइड या ग्रामर की किताबें आपको लगभग हर स्टूडेंट के पास उसकी लाइब्रेरी में जरूर मिलेंगी, है ना। उसमें ग्रामर के रूल्स भी बहुत सारे लोगों ने रट रखे होते हैं, लेकिन वो यहाँ काम नहीं आता है। यहाँ काम आती है आपकी रीडिंग हैबिट, आपकी इंग्लिश के साथ फैमिलियरिटी, अंग्रेजी के साथ आपकी जान पहचान, दोस्ती कैसी है इंग्लिश के साथ, है या नहीं, नहीं की दोस्ती कभी करनी पड़ेगी। चाहते हो कि मेंस में इंग्लिश में 80 में से अच्छे मार्क्स आए, 50 मार्क्स आए, 55 मार्क्स आए, है ना, 45 के ऊपर मार्क्स आए, है ना, तो दोस्ती तो करनी पड़ेगी। दोस्ती नहीं करनी है, मुझे तो सिर्फ नंबर लेने हैं इंग्लिश में, ये नहीं हो पाएगा। बिना इंग्लिश से दोस्ती किए कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा जुगाड़ बता दीजिए जिससे बस मेरे इतने नंबर आ जाएं और फाइनली मैं सिलेक्ट हो जाऊं, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी, है ना, पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंडशिप करने का सबसे बढ़िया तरीका है इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। रोज आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, जितना वक्त इंग्लिश के लिए निकाल सकते हो, रीडिंग करो। और मैं तो इतना कहता हूं कि जिन लोगों की रीडिंग हैबिट है ना इंग्लिश में, जो लोग मतलब शुरू से इंग्लिश पढ़ते आए हैं, जिनको इंग्लिश की किताबें वगैरह पढ़ने का शौक है, उन्हें इंग्लिश में अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ही नहीं। वो सीधा जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके करेंगे ना अगर उसको, तो वो कर लेंगे मैनेज, ठीक ठाक स्कोर ले आएंगे बिना तैयारी के, है ना। लेकिन हैबिट नहीं है तो वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इस पर। तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। इस पैसेज को पहले, मैं ये पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। लगभग इस लेंथ का एक पैसेज आएगा जिसको आप पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसी पैसेज में से जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको उनका उत्तर देना है, इस तरह से, है ना। 2-2 लाइन का आंसर बनेगा, क्योंकि 2 नंबर का एक सवाल है, तो 2 नंबर के सवाल में जितने वर्ड्स होने चाहिए उतना है ना। और बिल्कुल अगर मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं होता ये पैसेज, अगर थोड़ा बहुत भी हम उसको मतलब उस तरह से लेते हैं ना, अगर पढ़ के और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के आएंगे। मतलब पेपर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, एक बड़ा हिस्सा पेपर में जो सवाल आते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है कि जिसको सही दिशा में अगर आप एफर्ट लगाओगे और कोशिश करोगे तो उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो पैसेज में बाहर से कुछ नहीं लाना है, पैसेज में जो तथ्य, जो फैक्ट्स दे रखे हैं, उन्हीं फैक्ट्स को जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरह से आंसर में लिखना है, ठीक है ना। अब यहां अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, मान लो पढ़ने की आदत ही नहीं है, तो दिक्कत क्या आएगी बताऊं, आपको समय लगेगा, आपको टाइम लगेगा। 1 लाइन पढ़ के, 2 लाइन पढ़ के फिर उसको दोबारा पढ़ोगे, मतलब समझने की कोशिश करोगे, तो जितना समय उस पार्ट को देना चाहिए ना, उससे आप 2-3 गुना ज्यादा समय दे दोगे, है ना। तो
समझ तो मैनेज तो कर लोगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर मतलब पढ़ रखी है तो आप मैनेज तो एनी हाउ कर ही लोगे, लेकिन फिर वक्त ज़्यादा लगेगा और फिर क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा आपके ऊपर कि अभी इतना टाइम मैंने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को दे दिया, अभी पैराग्राफ लिखना बाकी है, लेटर लिखना बाकी है, वो कब लिखूंगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए रीडिंग हैबिट का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आप इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करते हो तो तैयारी का जो पहला कदम आपको उठाना है वो ये है कि आपको पढ़ने की एक आदत डालनी है। रोज़ रीड करना है, आधा घंटा पढ़ना है, 35 मिनट पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। इसके बाद में फिर प्रेसी राइटिंग का सवाल कुछ इस तरह का होता है। प्रेसी के बारे में जैसे मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि प्रेसी में हमें समरी करनी होती है, समरी बनानी होती है, संक्षेपण, उसको संक्षेप में छोटा करके लिखना होता है, लेकिन हमारे खुद के शब्दों में। अब ये है ना, ये ओरिजिनल पैसेज है, ये किसी राइटर के द्वारा लिखा गया पैसेज है, राइटर ने अपनी बात अपने वर्ड्स में कही है, वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ इसकी शुरुआत हो रही है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत से कि उपचार से बचाव बेहतर होता है, किसी चीज़ का इलाज करें इससे पहले, इससे बेहतर है कि हम उस चीज़ को होने ही ना दें, है ना। उपचार करने से बचाव करना बेहतर होता है। तो ऐसे करके कुछ मतलब पैसेज की शुरुआत हो रही है, तो इसको जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है, उसका मतलब समझोगे अच्छे से, और फिर उसको 1/3, अब देखो क्या होता है, वर्ड्स आपको गिन के दिए हैं, देखो 129 वर्ड्स लिखा है ना, सिलेबस में दे रखा है 150 से 200 वर्ड्स के बीच का होगा, तो जो भी वर्ड्स उसके अंदर होंगे आपको गिन के दे रखे होंगे, आपको उसका 1/3 करना है, 1/3। जैसे मान लो जैसे 129 वर्ड्स हैं, तो 129 का अगर अपन 1/3 करें तो कितना होता है, 43 वर्ड्स, कितने 43 शब्द। अब बराबर 43 शब्द में इसकी प्रेसी तो होने से रही, है ना। तो 1/3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/3, यानी 4-5 शब्द कम ज्यादा हो सकते हैं। अब 43 से 5 शब्द कम करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, 38 शब्द बहुत कम होते हैं, तो आप कोशिश करो कि भी 50 के आसपास इसको लिखो। अगर 150 वर्ड्स का पैसेज आए तो उसको 150 का 1/3 होता है 50, तो 50 का मतलब कि 55, 45 होंगे तो भी चलेगा, और 5 शब्द ज़्यादा हो गए 55 हो गए तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन उसको अपने जहाँ तक हो सके उसको अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है। वही बात जो राइटर ने उसके वर्ड्स में कही है, आपको उसकी बात को खुद के वर्ड्स में कहना है। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि इसकी वोकैबुलरी की, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो शब्दों का ज्ञान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो शब्द राइटर ने यूज़ किया है आप उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ करो, रिपीट ना करो उसके वर्ड्स को, है ना। आपका ग्रामर पर ठीक ठाक ग्रिप होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन राइटर ने अपने सेंटेंस में यूज़ किया है आप उसको एक अलग तरीके से एक दूसरे सेंटेंस में डिफरेंट कंस्ट्रक्शन यूज़ करके कहने की कोशिश करो, है ना। तो ये ग्रामर की स्टडी बहुत काम आती है यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा था कि ग्रामर सिर्फ 20 नंबर का है, या पार्ट ए में सिर्फ 20 नंबर है, उसका वेटेज केवल 20 नंबर का है ना। ये सोच के नहीं चलना है, उसका मतलब इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल है। आपका जो टोटल स्कोर आएगा 80 में से, उसमें आपका जो ग्रामर है, पार्ट ए वाले जो टॉपिक हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो इस तरह से आपको उसका प्रेसी लिखना है ना। अब देखो, लिखने के लिए पढ़ने की जरूरत होती है ना। आपको लिखना है, आप चाहते हो कि मैं लिखूं, इंग्लिश में मुझे लिखना आ जाए, तो लिखना ऐसे नहीं आता जब तक आप पढ़ते नहीं। मैं बार बार रीडिंग 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 पे जोर क्यों दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि राइटिंग के लिए आपको रीडिंग करनी होती है। आप हिंदी में लिख पाते हो, क्यों लिख पाते हो, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ते हो, आप हिंदी का अखबार पढ़ते हो, हिंदी की किताबें पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो हिंदी में। क्लास में जो नोट्स मिलते हैं आपको, या जो नोट्स बनते हैं, पर्टिकुलरली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो सब हिंदी में कंटेंट पढ़ते हैं। तो हिंदी में पढ़ने की हमारी एक अच्छी खासी आदत है। तो जब पढ़ने की आदत हिंदी में है तो लिखने में तकलीफ नहीं होती, हम लिख लेते हैं। बेसिक लेवल पर हमें हिंदी में लिखने में दिक्कत नहीं है। हिंदी में जो लड़ाई है ना, देखो हिंदी में लड़ाई हमें 0 से 100 तक जाने की कोशिश करनी होती है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, ऐसा प्रयास हमें करना है ना। तो हिंदी में लड़ाई होती है कि 50 से आगे कैसे बढ़ा जाए। 50 तक तो हम बाय डिफॉल्ट हैं, 50 से 70 तक कैसे जाया जाए, 50 से 80 तक कैसे जाया जाए, है ना, 80 से 90 तक कैसे जाया जाए। हिंदी में लड़ाई
50 के ऊपर की है। इंग्लिश में जो लड़ाई है वो 0 से शुरू होती है। पहले तो 0 से 50 तक कैसे जाया जाए। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो ये कहते हैं कि भाई मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश पे मैंने ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश बहुत कम समझ में आती है मुझे, तो उसकी लड़ाई जो है ना वो ये है कि उसको 0 से 50 तक जाना है ना। हिंदी में 50 तक तो हम हैं क्योंकि बेसिक लेवल पर हमको हिंदी आती है ना, लिखने में यूं दिक्कत नहीं आती। अब उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो काम हिंदी में करना होता है, लेकिन इंग्लिश में तो अपनी बात बेसिक लेवल पर कहने में दिक्कत होती है कई लोगों को, है ना। तो ये चीज़ समझनी है हमें कि इंग्लिश में पहले हमें ये 0 से 50 की दूरी तय करनी है। 50 तक भी आ जाते हैं तो बहुत होता है, वो तो बहुत कम लोग जो है इतना स्कोर बना पाते हैं। भाई 45 नंबर जो इंग्लिश में लेके आ जाएगा, मैनेज कर लेगा, है ना, और उसकी पहले 3 पेपर्स में बहुत अच्छी तैयारी है तो वो तो आरएस बन जाएगा। फिर इसके बाद में पैराग्राफ राइटिंग का सवाल कुछ इस तरह से आता है, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अप्रॉक्सिमेटली 200 वर्ड्स। 3 टॉपिक्स की चॉइस दे रखी है, इनमें से किसी एक टॉपिक को चूज करके लगभग 200 शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है, अप्रॉक्सिमेटली, लगभग। हाँ, तो 3 टॉपिक कौन से हैं? द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, हाँ, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है। डू वी नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, भारत में क्या हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। एग्जाम्पल क्या होता है? उदाहरण, है ना, ये कहावत है, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो है वो आप करके दिखाएं, उदाहरण से चीज जो है समझाने का प्रयास करें या चीज को करके दिखाएं, ठीक है। केवल उस चीज का ज्ञान होने मात्र से नहीं होता कुछ, आप उसको एग्जाम्पल के, उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करें, ठीक है, या उसको करके दिखाएं तो सामने वाला ज़्यादा बेहतर उस बात को समझ पाता है ना। तो आमतौर पर कहावत वाली जो बात होती है, टॉपिक होती है, उसको आमतौर पर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है ना। ऐसे टॉपिक्स पर हम लिख सकते हैं क्योंकि इस पर हम मतलब न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इतना हमें समझ होती है कि भाई डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी चर्चा चल रही है तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। देखो अब यहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं, मतलब एक पैराग्राफ में आइडिया को कैसे डेवलप करना है ना, किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को बैलेंस करना है ना, जिससे कि मतलब पढ़ने वाले को लगे कि हाँ इसने जो बात लिखी है वो मतलब संतुलित है, बैलेंस्ड है। लेकिन वहाँ तक बात तब जाएगी जब आपकी लैंग्वेज सही होगी, है ना। ये जो बातें हैं ना कि भी पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए, कौन सी बात कहाँ आनी चाहिए, किस बात को पैराग्राफ में इंक्लूड करना चाहिए, किस बात को नहीं करना चाहिए, ये सब वो बातें होती हैं जो तब काम आती हैं जब हमने पहले ये सुनिश्चित कर रखा है कि हमारे 10 में से 6 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे, उसके बाद की बातें हैं। लेकिन अगर किसी को समस्या लैंग्वेज में है ना, तो उसको पहले अपना लैंग्वेज जो है इंप्रूव करना है। ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी और स्पेलिंग, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है, तो आप एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को कन्विंस कर लेते हो कि भाई इस बंदे को, इस कैंडिडेट को बेसिक लेवल पर अंग्रेजी में दिक्कत नहीं है, इसने ठीक लिखा है, लैंग्वेज वाइज इसकी राइटिंग में कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखते हैं कि इसने लिखा कैसे है ना, इसने किन किन बातों पर जोर दिया है, इसने अपने बात को मतलब वो जो बात कही है वो बैलेंस्ड वे में कही है कि नहीं, है ना, तो वो बाद में देखा जाता है। इसी तरह से थीम एलैबोरेशन का सवाल कुछ इस तरह से आता है, एलैबोरेट एनी ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रॉक्सिमेटली 150 वर्ड्स। इसमें कोई कहावत दी जा सकती है, कहावतें, सेइंग्स जो होते हैं, प्रोवर्बियल सेइंग्स, वो दिए जा सकते हैं। आपको उसको एक थीम के रूप में उसका विस्तार करके उदाहरणों से, एग्जाम्पल्स की मदद से 150 वर्ड्स में उसे को लिखना है, ठीक है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव,
किस्मत जो है उन लोगों का साथ देती है जो ब्रेव होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, है ना, जो रिस्क लेते हैं लाइफ में। किस्मत, फॉर्चून मीन्स किस्मत, भाग्य, उन लोगों का साथ देता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, कहावत है, समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, है ना। समय आगे बढ़ता है और टाइड्स जो लहरें हैं वो भी आती और जाती हैं, ये किसी के लिए रुकते नहीं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, कहावत है। Where there is a will, there is a way, हिंदी में कहते हैं जहां चाह वहां रहा, जहां चाह वहां रहा, है ना। अगर चाह है मन में, विल है ना, इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, इंग्लिश में स्कोर करने की, अगर सही मतलब दिल से आप चाहते हैं तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो where there is a will, there is a way, है ना। तो इसमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर के आपको उसको 150 वर्ड्स में एलैबोरेट करके और एक छोटा पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ध्यान रहे, पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ ऐसा होता है, पैराग्राफ में पैराग्राफ चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट में जो है लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में से चॉइस आती है। अब जैसे इसमें लेटर का क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर राजस्थान पत्रिका अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क इन योर एरिया। राजस्थान पत्रिका के एडिटर को एक पत्र लिखो, आपके एरिया में एक पब्लिक पार्क है जिसका ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा, बहुत गंदगी रहती है वहां पर, है ना। तो उसको लेकर के और आप एडिटर को लेटर लिखिए ताकि अथॉरिटीज का ध्यान जो है आपकी समस्या के ऊपर जाए। लेटर कितने प्रकार के आते हैं, देखो लेटर जो है ना, फॉर्मल लेटर्स आते हैं आमतौर पर, है ना। फॉर्मल लेटर्स मतलब पहले जो है ना, बहुत पहले, आज से 10 साल पहले जो आरएस मेंस का पेपर होता था उसमें जो लेटर्स पूछे जाते थे उसमें फिर वो ऑफिशियल लेटर्स पूछ लेते थे, ऑफिशियल रिपोर्ट्स लिखवा देते थे, है ना। अब ऐसा नहीं होता, अब या तो जॉब एप्लीकेशन आ जाती है, जैसे अभी इससे पहले 2022 वाले परीक्षा से पहले जो पेपर हुआ था उसमें जो है ना, एक कवर लेटर, एक जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा था, है ना। कोई कंप्लेंट का लेटर आ सकता है, एडिटर को लेटर लिखो, ये आ सकता है। तो फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं। और फिर दूसरा जो चॉइस में क्वेश्चन है वो ये है, एज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ अ लोकल डेली, लोकल डेली मतलब लोकल समाचार पत्र, डेली कहते हैं न्यूज़पेपर को, डेली आने वाला न्यूज़पेपर, अखबार के लिए एक रिपोर्ट तैयार कीजिए ऑन द नीड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में वोकेशनल एजुकेशन की आवश्यकता के ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके और आपको लिखना है अपने अखबार के लिए। आमतौर पर लेटर राइटिंग वाला क्वेश्चन जो है, अगर चॉइस आती है लेटर और रिपोर्ट में से, तो लेटर वाला सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें हम ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, फॉर्मेट के भी मार्क्स उसमें हमें मिलते हैं, डेट लिखी है आपने, है ना, आपने सब्सक्रिप्शन, सैल्यूटेशन, सब चीज़ें सही जगह पे लिखी, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए लेटर वाला क्वेश्चन चूज करने में ज़्यादा समझदारी है, मैं ये कहता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जो है तीनों पार्ट्स पर बेस्ड प्रश्न क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक एक पार्ट जो है वो अपनी मतलब उसकी एक स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने आपसे कहा था, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी, सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में उलझना नहीं चाहते हो, है ना, तो बेस्ट जो आपकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी है वो है कि पहले तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। 30 मिनट्स की रीडिंग, कम समझ में आए तो भी पढ़ो, है ना, ज़्यादा समझ में आए, जो लिखा है उसका 50% समझ में आए तो भी पढ़ो, लेकिन स्टार्ट रीडिंग, है ना। उसके बाद में फिर जो है वो आप जो भी क्लासेस वगैरह लेते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, है ना, कोर्स लेते हैं, तो उससे जो आपको मदद मिलती है ना, आपको उसका जो फ़ायदा है वो दुगना या 3 गुना होकर के मिलता है। अगर आप रीड करते हैं तो आप ग्रामर की क्लास लेंगे, आप कोर्स लेंगे, है ना, और आप उसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे, साथ साथ में आपने रीडिंग हैबिट भी बना रखी होगी, तो जो आपने ग्रामर की क्लास में जो भी लर्न किया होगा उसका बेनिफिट आपको 2 गुना या 3 गुना होकर के मिलेगा मार्क्स के रूप में। और ये चीज़ आप खुद रियलाइज़ करेंगे जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे तो, है ना। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान होता है, दूसरे सब्जेक्ट्स की तुलना में अंग्रेज़ी में सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। इंग्लिश को लेकर के अगर हमने ये पहले से एक मन बना रखा है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, सुबह शाम ये बात खुद को कहकर याद दिला करके, है ना, हमने इंग्लिश के अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो अलग बात है ना। अदरवाइज अगर हम पॉजिटिव होकर के
है ना, और एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के अगर इंग्लिश को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इंग्लिश में स्कोर करना कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट्स में स्कोर करने की तुलना में ज़्यादा आसान है। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ इसलिए ऐसे कह रहा हूँ, नहीं, है ना। ये आप उन लोगों से पूछिए, अगर कोई ऐसा सक्सेसफुल एस्पिरेंट आपके संपर्क में हो जिसने इंग्लिश में स्कोर किया हो, वो खुद कहेगा आपसे कि अंग्रेजी में इतना मुश्किल काम नहीं है जितना लगता है ना। केवल एक स्ट्रेटजी, रणनीति और डायरेक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर वे में उसको फॉलो करते हैं तो, है ना। तो ये हमारी आज की चर्चा जो है ये यहाँ ख़त्म होती है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज़, शुभकामनाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।